केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे थे। दौरे से वो दिल्ली जो है वापस लौट गए हैं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने दो दिनों तक जो है छत्तीसगढ़ में जो है सबसे पहले उन्होंने नेशनल साइंस यूनिवर्सिटी और नेशनल साइंस लैबोरेटरी का जो उन्होंने आधारशिला रखा। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलवाद को लेकर के जो है हाई लेवल की एक मीटिंग जो है उन्होंने अधिकारियों के लिए, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे तमाम जो नक्सल पीड़ित स्टेट है उनके जो है एडीजी और डीजी सहित तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आने वाले समय पर जो है जिन राज्यों पर नक्सल ज़्यादा है उनको किस तरीके से समाप्त किया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। इसके साथ ही तमाम विषयों पर यह भी चर्चा हुई कि आगे किस तरीके से, अभी बरसात आने वाला है, ऐसे में जो है नक्सलियों पर कैसे अटैक किया जाए उसको लेकर के भी जो है अधिकारियों से चर्चा की। इसके साथ ही खुले मन से नक्सलवाद को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नक्सली अब जो है चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। उन्होंने कहा बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और ये ऑपरेशन जो है जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं वो जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री, डिप्टी गृह मंत्री जो है विजय शर्मा और मुख्यमंत्री वैष्णो दाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस गति से जो है नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 1.5 सालों में जो है 400 से ज़्यादा नक्सलियों को हमने मार गिराया है। इसके साथ ही 1400 से ज़्यादा जो है नक्सलियों ने सरेंडर की, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के डेडलाइन के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों पर नक्सलवाद है वो खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक ली ये अहम माना जा रहा है और जिस गति से लगातार जो है जो नक्सल पीड़ित राज्य है वहाँ पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खास करके छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो आने वाले समय में निश्चित ही जिस तरीके से डेडलाइन दी है वो निश्चित ही छत्तीसगढ़ से जो है नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू रही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए दिल्ली पुलिस से वो तमाम अधिकार छीन लिए हैं जिसमें लाइसेंस प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस का सीधा दखल होता है। आपको बता दें कि दिल्ली में अगर आप व्यापार में होटल, मोटल, स्विमिंग पूल या कोई रेस्टोरेंट या बार खोलना चाहते थे तो इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस से भी एक एनओसी लेनी पड़ती थी। ऐसे में 1977 में बनाया गया ये कानून लगातार विवादों में रहा। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से ये मांग की कि इस कानून को तुरंत बदल दिया जाना चाहिए और ऐसे में उन दोनों ने हमारी मांग मान ली है और अब ऐसे में इस कानून को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी ये मांग थी कि व्यापारियों को व्यापार करने के लिए कागज प्रणाली को बहुत सरल और सुगम किया जाएगा और इसीलिए बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार लगातार केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग कर रही थी कि लाइसेंस प्रणाली को सरल और सुगम किया जाए जिससे आने वाले समय में व्यापारियों को फायदा मिल सके। आपको बता दें कि अगर दिल्ली के अंदर आपको होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल या पार्लर जैसा व्यापार शुरू करना है तो इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस से एनओसी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब गृह मंत्रालय से जो आदेश जारी हुआ है उसके बाद से इन चीज़ों में दिल्ली पुलिस का दखल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वोत्तर सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रही हैं लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं था। अगर इस ओर वो अपना ध्यान केंद्रित करते तो ये प्रक्रिया जो आज हुई है ये पहले हो सकती थी और व्यापारियों को सुगम और सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से व्यापार करने का मौका दिया जा सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर एडीसीपी लखनऊ सेंट्रल ममता रानी चौधरी ने काफ़ी बैठक की और इस बैठक में तमाम जो मुख्यमंत्री सुरक्षा परिसर के आसपास की जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी उन अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर विशेष मसौदा तैयार किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने लोक भवन के आसपास, सचिवालय के आसपास का जो एरिया है, यानी हजरतगंज का जो पॉश एरिया है, उन सारे एरियो के बारे में सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने जानकारी ली। साथ ही साथ इस बैठक में जो एसीपी हैं हजरतगंज वो मौजूद थे और जो सुरक्षा के लोग हैं जो लोक भवन और विधानसभा के आसपास की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन इंस्पेक्टर और तमाम जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक की गई है। और माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर जो कदम हैं उठाए जाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी क्रम में एडीसीपी सेंट्रल ममता रानी चौधरी के तरफ से जिस तरह से एक बार फिर पूरे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के सुरक्षा को लेकर मसौदा तैयार किया गया है, बैठक की गई है। हर एक तमाम जो एरिया है जहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है अधिकारियों को, वहां पर उन्होंने जाकर खुद हर एक चीज़ का मुआयना किया और ये भी कहा कि जहां पर शिथिलता है वहां पर कहीं ना कहीं और चौकसी करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि तमाम इस बैठक में मसौदे तैयार किए गए जो सुरक्षा लिहाज से उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर लोक भवन और सचिवालय का जो परिसर है यहाँ पर व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया गया है और लगातार तमाम जगह पे बैरिकेटिंग की गई है और सुरक्षा के लिहाज से हर एक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बीते दिन उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने एवं लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने शिवरी प्लांट का उद्घाटन कर दिया। शिवरी प्लांट का उद्घाटन कई मेट्रिक टन कूड़ा उठाने के लिए किया गया है। अभी तक अगर आप लखनऊ के बाहरी हिस्सों की बात करें तो लखनऊ के बाहरी हिस्सों में कूड़ा उठान के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, बल्कि कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। IM रोड से निकलने वालों को सिर्फ सिवाय बदबू के और तमाम तरीके की समस्याओं के, तमाम तरीक़ों की बीमारियों के अलावा और कुछ नसीब नहीं हो रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार महापौर सुषमा खरकवाल एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कल बीते दिन शिवरी प्लांट का उद्घाटन कर दिया, जिसमें कई मेट्रिक टन कूड़े को स्थापित कर आगे का प्लांट बनाए जाने की योजना चल रही है। एक लंबे समय से पहले हालांकि 2 कूड़ा प्लांट चलते थे जिसका काम ज्योति एनवायरोटेक के पास था, लेकिन वो काम करने में पूरी तरीके से विफल रही, जिसके बाद से अब शिवरी प्लांट का उद्घाटन हो गया है और इसमें कई मेट्रिक टन कूड़े को विस्थापित किया जाएगा। यही नहीं, बाहर से भी लोग शिवरी प्लांट के कार्य करने की योजनाओं को देखने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए थे, जहां महापौर सुषमा खरकवाल के साथ साथ अपर नगर आयुक्त ने काम करने के तरीक़ों को उन लोगों को बताने का काम किया था। आपको बता दें कि लखनऊ में जो जनसंख्या के अनुसार कूड़ा निस्तारण के लिए 2 ही जगह बनाई गई थी, जिसमें पहली जगह IM रोड पर थी, दूसरी शिवरी थी। ऐसे में अब उन कूड़े के पहाड़ों को हटा करके शिवरी प्लांट में कई मेट्रिक टन कूड़े का विस्तारण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जहां पर कूड़े का अब निस्तारण किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है और सबसे अहम चीज़ ये है कि कांग्रेस चाहती है समाजवादी से गठबंधन। समाजवादी भी चाहती है कि कांग्रेस के साथ वो चुनाव 2027 में लड़े, मगर उससे पहले ज़िला पंचायत और ग्राम प्रधानों का चुनाव है। उसमें भी एक ट्विस्ट है, जहां बूथ स्तर पे कांग्रेस पार्टी पहली बार सन 1989 के बाद, 1989 के बाद पहली बार बूथ स्तर पे काम कर रही है। तमाम नेताओं को हर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और उनको ये कहा गया है कि महीने में 3 बार आप प्रवास पे रहेंगे। बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर से लोकसभा स्तर तक आपको पार्टी को मजबूत करना है। बूथों पर कांग्रेसी वोटरों को बढ़ाना है, उनको बताना है कि कांग्रेस पार्टी जो है एनर्जेटिक माहौल में आके चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इसी तरह का काम करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि 1.5 साल बचे हैं विधानसभा के चुनाव के और कोई भी अपनी कमियां छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीत के इस कारवां को रोकने में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार लगे हुए हैं।
मगर अब देखने वाली बात है कि जहां पर सीट वितरण की बात होगी, सीट जो संयोजन की बात होगी कांग्रेस और सपा में, कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी मानती है और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहते हुए नजर आती है कि कांग्रेस बूथ स्तर से लेके जनाधार खो चुकी है। हर विधानसभा में उस तरह से कैडर नहीं है कांग्रेस का जिस तरह से हम उनको शेयरिंग सीट में ज़्यादा इजाफा कर दें। इसी वजह से कांग्रेस और सपा में गठबंधन की जो गुटबाजी, कलहबाजी, कभी सहारनपुर से इमरान मसूद, कभी जो है दीगर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पे कटाच कर रहे हैं, क्योंकि सीटों की अदला बदली का भी मामला है। अब देखना है कि बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे जहां कांग्रेस मांगेगी और कई ऐसी जगह होंगी जहां कांग्रेस के पार्टी के नेता चुनाव लड़ना चाहते होंगे, वहां पे सिटिंग एमएलए होंगे समाजवादी पार्टी के। तो इस तरह की कटजोड़ और बाकायदा पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत जल्दी ही दिल्ली में अखिलेश यादव की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होने जा रही है। वहीं चीज़ें तय हो जाएंगी और इमरान मसूद और दीगर नेताओं का जो आपस में बयानबाजी और कलहबाजी चल रही है वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिलें। कैमरा सुमित के साथ रजाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। सियासत में मनोमिलन से पहले अगर जुबानी लाठी चल जाए तो समझ लीजिए गठबंधन नहीं, घात शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दो नाम लेकिन खून एक है, पर जब बीच में चमचा और नौसिखिया जैसे शब्द आ जाए तो सवाल उठता है, क्या दोनों दलों का मनोमिलन होने से पहले ही गठबंधन बिखर जाएगा? नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ JK 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। एमएनएस के संदीप देशपांडे ने राउत को कहा ताटातला चमचा यानी कि थाली का चम्मच, और संजय राउत जो उद्धव शिवसेना के नेता है संदीप देशपांडे को नौटंकीबाज और नौसिखिया कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कौन सही है कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे जो साथ आना चाहते हैं इस पोस्टर राजनीति और पोस्टर जुबानी की वजह से कितने दूर कितने पास वाली परिस्थिति में अटक कर रह जाएगी। ठाकरे युति का संदेश सीधा है, मराठी मानुष को एकजुट करना। इस पर युति से पहले ही एमएनएस के नेता शिवसेना यूबीटी पर बरसने लगे। वही संजय राउत की जुबान फिर कम तेज नहीं। तो सवाल यह है कि क्या ये युति सिर्फ कैमरे के लिए है या वाकई इसमें महाराष्ट्र के हित छिपे हैं। राजनीति में खून का रिश्ता होता है लेकिन गठबंधन संवैधानिक रिश्ता होता है, और अगर ये रिश्ता बनने से पहले ही चमचा छुरी में बदल जाए तो जनता समझ जाती है ये फिर एक बार नौटंकी है। और इस नाटक का नाम है मराठी वोट बैंक का मैनेजमेंट। जिस तरह से शाब्दिक जंग देखने को मिल रही है, दोनों दल अगर एक होते हैं तो कुछ न कुछ बलिदान देकर ही हो सकते हैं। सीधा गणित समझे तो बात फिर मान सम्मान या फिर पद को लेकर आएगी। अंतर कलह भी देखने को मिल सकता है, कुछ लोग पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इन सभी सूत्रों और तथ्यों को जब दोनों दल आपस में सुलझा लेंगे तभी संभव लग रहा है कि यह समीकरण मेल खा पाएगा। लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ये दिशा है या फिर दिशा भूल। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संबल से। आज बात करेंगे जनपद संबल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं तभी से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं उनको बुलडोजर कार्रवाई कर हटाया जा रहा है। जनपद संबल में भी लगातार जो सरकारी भूमि है उनको कब्जा मुक्त किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा जो मामला है वो चंदोसी का है, जहां पर रजा ए मुस्तफ़ा जो मस्जिद है उस पर 3 दिन से योगी का बुलडोजर गरज रहा है। और आपको बताएं, ये कार्रवाई चंदोसी के उप जिला अधिकारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही है। ये जो रजा ए मुस्तफ़ा मस्जिद है ये चंदोसी के लक्ष्मणगंज इलाके में स्थित है। ये जो मस्जिद है वो नगर पालिका की सरकारी भूमि पर बनी हुई है। एक माह पूर्व उप जिला अधिकारी विनय मिश्रा ने मस्जिद कमेटी के जो सदस्य हैं उनको नोटिस दिया था कि मस्जिद को हटा लिया जाए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 15 दिन के अंदर रजा ए मुस्तफ़ा जो मस्जिद है उसको हटा लेंगे। लेकिन 15 दिन के अंदर वो मस्जिद नहीं हटा पाए और 3 दिन से लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई है
वो उपजिला अधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है। आपको बताएं कि इससे पहले बहजोई में भी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर्स की कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई अनाज मंडी में की गई, जहां पर व्यापारियों द्वारा मंडी की भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानें बना ली गई थी। अवैध दुकानें जो हैं 10 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद विनय मिश्रा को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन आपको बताएं कि अपनी तेज तर्रार और ईमानदार छवि के लिए जाने जाने वाले विनय मिश्रा बिल्कुल नहीं झुके और अपनी बात पर डटे रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने 10 मंडी के व्यापारियों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए। इस कार्रवाई से जनपद में हड़कंप मच गया। अब आपको बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद संभल के चंदोसी के जो उपजिला अधिकारी है विनय मिश्रा, उनका आज स्थानांतरण हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये बुलडोजर कार्रवाई उपजिला अधिकारी के स्थानांतरण के बाद कितनी आगे जा पाती है। मैं अपने सहयोगी डिंपल सिंह के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए विजेंद्र सिंह, जनपद संभल। सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज बात होगी हमीरपुर जिला मुख्यालय की, जहां पर बीते 3 दिनों से बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ। आए दिन होने वाली कटौती को लेकर आम जनता इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने बिजली विभाग के पावर हाउस में जाकर जमकर हंगामा काटा। साथ ही आपको बता दें कि जरा सी बारिश होने के चलते ही तत्काल बिजली का कट हो जाता है, जिससे आम जनता त्रस्त होने के बाद पावर हाउस में हंगामा करती है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय की विद्युत और पानी सप्लाई को लेकर है, जो बीते 3 दिनों से बूंद बूंद पानी को यहाँ के लोग तरसते हुए नजर आए, जिससे लोगों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कल देर रात तक विद्युत पावर हाउस में जमकर हंगामा काटा। हंगामे के चलते वहां के अधिकारी पावर हाउस स्टेशन छोड़कर भाग गए थे, लेकिन जिला प्रशासन की सख्ती और के चलते वहां पर कर्मचारी पहुंचे और वहां पर काम शुरू किया और अब जो हालात है विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इस तरीके के हालात होने के बाद विधायक सदर मनोज प्रजापति मौके पहुंचे और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि आप लोग मेरी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आए दिन होने वाले फाटलों के चलते जो घंटों की संख्या में पता चला 48 घंटे लाइट नहीं आ रही, 24 घंटे लाइट नहीं है, जिससे आम जनता त्रस्त भरी गर्मी में उमस में लोग खासे परेशान नजर आए और वहीं बूंद बूंद पानी को भी तरसते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें, इस घटनाक्रम के बाद आज जिला अधिवक्ता संघ के सैकड़ों वकीलों ने आज जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी है कि हमीरपुर जिले की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर दुरुस्त नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में वो हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके चलते इन सब घटनाक्रम और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते होने वाली किरकिरी को देखते हुए हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने दोनों विभागों की कमांड अपने हाथ में ली और वह खुद स्वयं मौके पर पहुंचकर पतारा सब स्टेशन में देखा कि जहां से लाइन जोड़ी जानी है वो लाइन जोड़ी जाए और साथ ही उस स्टेशन की लाइन को जल्द से जल्द दुरुस्त कर 2 दिनों के अंदर हमीरपुर जिला मुख्यालय की जो वैकल्पिक व्यवस्था जो सप्लाई दी जानी है उसको 2 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही अगर इस कार्य में जो भी लापरवाही करेगा अधिकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। वहीं साथ ही इसके बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जल संस्थान का भी निरीक्षण किया और वहां पानी आपूर्ति को लेकर संस्थान के अधिकारियों से बातचीत करी। साथ ही विभाग ने भी अवगत कराया कि आज 2 जनरेटरों की व्यवस्था करी गई, जिससे लाइट न रहने पर जनरेटरों से पानी की आपूर्ति की जा सके। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर विद्युत विभाग पे इतने सब कुछ कर्मचारी होने के बावजूद भी विद्युत विभाग इस कदर लापरवाह क्यों बना हुआ है और कहीं ना कहीं आम जनता के जो विद्युत आपूर्ति दी जानी चाहिए उसके साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आता है। मुकेश कुमार, JK 24/7 हमीरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज बात करते हैं महाराष्ट्र के खास तौर से नागपुर शहर की। नागपुर में बिजली कटौती की लगातार बढ़ती शिकायतों ने अब सरकार के उच्च स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महावितरण की कार्यशैली पर तीखी नाराजगी जताई है। नागपुर शहर में गर्मी चरम पर है और बिजली की आंख में चोली ने आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। बिजली आपूर्ति में हो रही बार बार की बाधा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने रविवार को हैदराबाद हाउस में एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में शहर के विधायक
और लोक प्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और महावितरण कंपनी जो है की लापरवाही पर सवाल उठाए। पिछले कुछ महीनों से दिन हो या रात कभी भी बिजली गुल होने की बात सामने आई है और वो भी बिना किसी सूचना के। खास तौर से यहाँ जो है मच्छर और अंधेरे में बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है। आम जनता को हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल अमरावती जिले में भी देखने को मिल रहा है। हर घंटे बिजली किसी न किसी कारण बंद हो जाती है। थोड़ी हवा चले तो बिजली गुल दुरुस्त करने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यहाँ जो है ऊर्जा मंत्री के शहर में भी होने लगा है। जब खुद सरकार के मंत्री और विधायक महावितरण के खिलाफ खड़े हो जाए तो सोचिए आम नागरिकों की हालत क्या होगी। महावितरण और महापरीक्षण के अधिकारियों से जब सवाल किए गए तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी इन्होंने जमकर फटकार लगाई। अब देखना यह होगा कि महावितरण कंपनी की लापरवाही पर कार्रवाई होती है या फिर जनता को यूं ही बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं अरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो काफी चाल पहल जो है जारी है। इसी कड़ी में जो है जनसुराज पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के द्वारा जो हजारों समर्थकों के द्वारा जो है जो स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं उनके जो आवास को घिराव किया गया है। वहां पर देखा गया जा रहा है कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा जो है जनसुराज पार्टी के नेताओं पर जो है लाठियां भी बरसाई जा रही है। बड़े बड़े नेता को जो है प्रशासन जो टांग कर लेते जा रहे हैं, क्योंकि जनसुराज पार्टी का नेता ने आरोप लगाया कि जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है उनसे स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल नहीं रहा है। इससे पहले जो है जो इंडिया गठबंधन के जो नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी प्रसाद यादव है वो भी बार बार जो है मंगल पांडे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल नहीं रहे। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि 17 महीना का कार्यकाल जो तेजस्वी प्रसाद यादव का था, जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे, लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो है वो छापामारी कर रहे थे। जहां तक जो चाहे PMCH हो, चाहे DMCH हो, चाहे जो IGMS हो, कहीं पर भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हर जगह जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है लगातार छापेमारी कर रहे थे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है हरकंप मचा हुआ था। और उस समय का स्वास्थ्य व्यवस्था और अभी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो है काफी जो है लचीला रवैया है। लचीला रवैये होने के कारण जो है अभी जो बिहार के चाहे बच्चे से लेकर जो बड़े बुजुर्ग जो भी इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है और मेडिसिन उपलब्ध नहीं रहता और बेड भी उपलब्ध नहीं रहता है। और आवारे कुत्ते का जो है तांडव जो है स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो है बने रहता है, डेरा डाले रहते हैं, जिससे जो है बिहार के जनता भली बात समझ गए कि ये जो बिहार जो है ये जो है संभल नहीं रहा है, एनडीए के नेताओं के साथ संभाल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इससे जो है बिहार के लोग जो है काफी आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। अभी बिहार में मानसून का शुरुआत हो गया है, बारिश भी कहीं ना कहीं तेज हो रही है। लगातार ठनका गिरने से जो है कई लोग जो है मारे गए हैं। इस पर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है विपक्ष के नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जो है कह रहे हैं कि जो बिहार जो है वो जो है नीतीश कुमार से संभल रहे हैं। जो बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो खटारा हो गए हैं, वो अचेता अवस्था में चले गए हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे बड़ी खबर में दिखा रहा हूँ कि जो राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो होंगे लालू प्रसाद यादव। आज उनका नामांकन और 5 जुलाई को जो है वो शपथ लेंगे। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि एक बार फिर कहीं ना कहीं जिला पंचायत के जो चुनाव होने थे उन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी आदेश जारी किया है कि अभी इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इस पर स्टे दिया गया है। एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कि अभी तक आरक्षण की जो सूची है वो पूरी नहीं हो पाई है, आरक्षण सही से नहीं हो पाया है, जिसको लेकर एक आपत्ति जताई गई थी। हालांकि
निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां भी कर ली थी और त्रि पंचायत चुनाव की घोषणा भी कर दी थी। 2 चरणों में ये चुनाव होना था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव पर अब रोक लग चुकी है। अब कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि किस तरीके से अब जो पंचायत चुनाव है वो कब तक होते हैं, क्योंकि अभी कहा जा सकता है कि अभी पंचायत चुनाव को टाला गया है और हाई कोर्ट के जब तक अगले आदेश नहीं आते हैं तब तक पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उनको भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से हाल ही में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि उत्तराखंड के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो 2 श्रेणी में होंगे, यानी कि एक पहला चरण जो है 10 जुलाई को होगा और दूसरा चरण का मतदान जो है 15 जुलाई को करने का निर्णय लिया गया था, और जिसमें मतगणना की तिथि भी घोषित कर दी गई थी। 19 जुलाई मतगणना की तिथि घोषित की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग पूरे उत्तर भारत के राज्यों को कवर कर चुका है। खास तौर पर अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो मानसून है बस दिल्ली की दहलीज पर ही बैठा है। कभी भी मानसून जो है वो दिल्ली में दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो नया डाटा जारी किया गया था रविवार को, उसमें साफ तौर पर मैप में ये देखा जा रहा था कि मानसून जो है वो दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है कि राजधानी दिल्ली में मानसून बहुत मुमकिन है कि 24 जून को दस्तक दे सकता है, यानी अब महज 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब दिल्ली में मानसून ऑफिशियली दस्तक दे देगा। हालांकि दिल्ली में इस समय प्री मानसून की बौछारों ने मौसम को जो है सुहावना बनाया हुआ है। आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली के आसमान में हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और यही स्थिति पिछले 4-5 दिन से बनी हुई है। और मौसम विभाग ने आज भी और कल भी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश और थंडरस्टॉर्म होने की एक्टिविटी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भले ही आपको यहाँ पर बता दें कि राजधानी दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन यही हल्के बादल जो है वो लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हल्की बारिश होने के बाद मौसम में जो नमी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है राजधानी दिल्ली का वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और आज भी इतना ही तापमान बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें जैसे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल जैसे ज़िलों में जो है वो बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, मानसूनी बरसात शुरू हो गई है और इसका पूरा असर चारधाम यात्रा पर भी दिख रहा है। मानसून जैसे जैसे तेज होता जा रहा है वैसे वैसे चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ लगातार यात्रा शुरू होने के बाद से विवादों में रही हेली कंपनियों की सर्विस भी अब बंद होने जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में ऑपरेट करने वाली हेली कंपनियां मानसून तक अपनी सर्विसेज को स्टैंड बाई मोड पे रखती हैं और प्रायः वो निलंबित रहती हैं, और जब मानसून समाप्त हो जाता है, बरसात समाप्त हो जाती है, अगस्त के अंतिम चरण में या फिर सितंबर से ये सर्विसेज फिर से शुरू होती हैं और तकरीबन 1 महीने के बाद ही कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाता है। तो हेली कंपनियों ने मौसम और मानसून को देखते हुए अपनी सर्विसेज को सितंबर तक के लिए, अगस्त तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। हेली कंपनियों के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया है कि हेली कंपनियों ने अपनी सर्विस को मानसून को देखते हुए बंद करने का फैसला किया है और ये सर्विसेज दोबारा से
अगस्त के बाद शुरू होंगी। आपको बता दें कि इस बार यात्रा शुरू होने के बाद से ही हेली कंपनियां काफ़ी विवादों में रही हैं। कई सारी दुर्घटनाएं भी इस कम अवधि की यात्रा में हुई है और उसको देखते हुए न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि भारतीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने भी इन कंपनियों की नकेल कसी है। उसको देखते हुए जहां उड़ानों की संख्या कम हो गई थी, वहीं अब मानसून को दृष्टिगत रखते हुए कंपनियों ने अपनी सर्विसेज को सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इसका पूरा असर केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा पर भी पड़ेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।